बचेगा हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ये बचेगा या नहीं बचेगा? क्या बचेगा या नहीं बचेगा? तो देन ये क्या हो जाएगा आपका, और ये क्या है कि भाई वही तो है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, यही तो है वो क्या नाम है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि आपका एस डैश फ्रेम में भी वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये क्या हो गया इन एस डैश फ्रेम। मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखो यहां पर सामने कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इन एस डैश फ्रेम टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, और ये किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के, टोटल एनर्जी किसके आफ्टर कोलिजन के बराबर होगा या नहीं होगा। यही तो क्या है इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, उसका इनवेरिएंट में मतलब कि आपके एस फ्रेम में टोटल एनर्जी कंजर्व है, एस फ्रेम में क्या है टोटल एनर्जी कंजर्व है, मतलब कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी किसके, कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी के बराबर है। तो एस डैश फ्रेम जो कि कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें भी कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी, कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है भाई आपका, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देन ये क्या है, लॉ ऑफ इनवेरिएंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम होंगे, कि आपके जितने भी क्या होंगे इनर्शियल फ्रेम होंगे, उन सभी इनर्शियल फ्रेम्स में टोटल एनर्जी कैसी कि कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी और कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी क्या होती है आपके, हमेशा बराबर होती है नहीं होती है। जितने भी इनर्शियल फ्रेम होंगे उन सब में टोटल एनर्जी कोलिजन से पहले किसके बराबर होगी, कोलिजन के बाद बराबर होती है नहीं होती है। कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी के बराबर होती है नहीं होती है, होती है या नहीं होती है, बताओ कोई दिक्कत किसी को। दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट इन ऑल inertial frame of reference। इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है सबको, समझ में आया नहीं आया, आ गया। एक शायद मेरे को लग रहा है कुछ चीज़ क्या चीज़ लग रही है, देखो क्या आपने जब ये वैल्यू पुट की है यहाँ पर, आपने जब क्या किया है वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पर, देखो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो एक टर्म क्यू और आ रही थी, क्या आ रही थी यहाँ पर, क्यू और आ रही थी, मतलब प्लस क्यू लिखा हुआ था साउंड वेव या कोई भी वेव, तो उसको प्लस क्यू को कंसीडर कर लेना यहाँ पर, ठीक है, क्या कर लेना, क्यू को क्या कर लेना यहाँ पर कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो ऐसा कोई लोड मत लेना उस चीज़ का कि यहाँ क्यू कंसीडर कर लेना, ठीक है, प्लस में क्यू, जिससे क्या हो जाएगा आपको समझ, इस टर्म में मत कर देना क्यू, यहाँ पर है क्यू और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस क्यू। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका,
टोटल एनर्जी का क्या हो गया, कंजर्वेशन लॉ हो गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को नहीं है? एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा अभी 1 मिनट के अंदर क्लास दोबारा यहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब देखो, अब अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है आपका यहाँ पर? टॉपिक का नाम क्या है? आपने देखो गैलीलियन के अंदर ही है, गैलीलियन के अंदर आपने पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा आपने, उसके बाद फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, देन इन्वेरिएंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, एंगुलर मोमेंट नहीं मोमेंटम, फिर उसके बाद कंजर्वेशन वो इन्वेरिएंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी पढ़ा। क्लियर? देन अब क्या है, इन्वेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब जो आपका टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इन्वेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। इन्वेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। देन इन्वेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ में फर्स्ट क्या है, इन्वेरिएंस ऑफ फर्स्ट न्यूटन्स लॉ, इन्वेरिएंस ऑफ फर्स्ट न्यूटन्स, इन्वेरिएंस ऑफ फर्स्ट न्यूटन्स लॉ। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? आप सबसे पहले तो ये बताएं। देखो, आई थिंक, मुझे उम्मीद करता हूँ जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप सबको आता होगा कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या ना किया जाए, अप्लाई नहीं किया जाए। इफ़ द पार्टिकल इज इन एट रेस्ट then it will be remains at rest, and or if the particle is moving with constant velocity v, then it will also moving with constant velocity v when the external force is not applied on it। कि जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तब तक पार्टिकल जैसा है वैसा ही रहेगा। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहेगा, मूव करता रहेगा। ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो देन ये अब इन्वेरिएंस बताना है। आप सब लोग जानते हैं कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ पर आपका, जीरो। देखो, आपको मैंने न्यूटन्स लॉ बता दिया है क्या होता है। देन इन्वेरिएंस के लिए आप यहाँ जानते हैं एफ एक्सटर्नल क्या है आपका, यहाँ पर जीरो है, मतलब एम ए वेक्टर क्या होगा, जीरो, मतलब ए वेक्टर क्या होगा, जीरो, और डी वी ओवर डी टी क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से आपका, जीरो। और इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि v क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट, कि वेलोसिटी क्या रह रही है यहाँ पर आपकी, कांस्टेंट रह रही है नहीं रह रही है। किसी फ्रेम एस में आपकी वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है या नहीं रह रही है। तो देन ये है। और आप सब लोग जानते हैं फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्या, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन से क्या जानते हैं आप लोग कि एस डैश फ्रेम में भी जो एक्सीलरेशन है वो एस फ्रेम के एक्सीलरेशन के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितने भी इनर्शियल फ्रेम होंगे सब में एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि ए वेक्टर जीरो है तो एस डैश फ्रेम में भी
ए डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा। मतलब एस डैश फ्रेम में भी आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हुआ या नहीं हुआ। मतलब एस डैश फ्रेम भी कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव करेगा यदि एस फ्रेम भी कांस्टेंट v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ इनवेरिएंस, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इनवेरिएंस का मतलब है कि जो कहानी एक फ्रेम में हो रही है वही सेम कहानी एक दूसरे फ्रेम में हो रही है या नहीं हो रही है, ये बताना है। यदि हो रही है तो इनवेरिएंस है, नहीं है हो रही तो इनवेरिएंट नहीं है। तो देखो एस फ्रेम में ये कहानी हो रही है, कहाँ गया, एस फ्रेम में ये कहानी हो रही है तो एस डैश में भी तो हो रहा है ना ये कहानी सेम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यदि मैं लिखना चाहूँ तो आपका समझो चीज को कि v डैश वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब एस डैश फ्रेम में भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। मतलब वेलोसिटी क्या होगी एस डैश फ्रेम में भी, कांस्टेंट होगी या नहीं होगी। ये क्या है, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये क्या है आपका, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम आया नहीं आया समझ में, सबको आया होगा आई थिंक। क्या कहलाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यदि कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से है मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या ना किया जाए, अप्लाई नहीं किया जाए। तो आपका एफ एक्सटर्नल जीरो, यहाँ से एस फ्रेम में ये निकाल दिया तो एस डैश फ्रेम में, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से एक्सीलरेशन है सभी इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, सेम होता है, तो वहाँ से ही रिप्रेजेंट कर दिया नहीं किया। इसका क्या, इससे क्या मेंशन हो रहा है कि आपका जितने भी इनर्शियल फ्रेम हैं उन सब में आपका क्या होगा, यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनवेरिएंट होगा या नहीं होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होगा, इनवेरिएंट होगा या नहीं होगा। अब इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब आप सब लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि आपका यहाँ पर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, इज इक्वल्स टू फोर्स। कि मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, फोर्स कहलाता है। देन ये एस फ्रेम में है तो ऐसी चीज एस डैश में भी होनी चाहिए। तो देन न्यूटन सेकंड लॉ बताया अभी तो मैंने, देन सेकंड लॉ इनवेरिएंस बताना है अब इसका न्यूटन्स के। देखो अब आपने, आप सब लोग जानते हैं कि भाई गैलीलियन के लिए एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन से कि एम ए बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर ए डैश वेक्टर होता है नहीं होता, ए बराबर क्या होता है, ए डैश वेक्टर होता है नहीं होता। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एम ए वेक्टर। ये एस फ्रेम में ऐसा होता है और गैलीलियन के एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से होता है। यदि मैंने दोनों साइड ए एम का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, एम का मल्टीप्लाई मास का, तो ये क्या हो गया, एस फ्रेम में फोर्स हो गया। और ये क्या हो गया, एस डैश फ्रेम में फोर्स हुआ है नहीं हुआ। एस फ्रेम का फोर्स किसके बराबर आया, एस डैश फ्रेम के फोर्स के। मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम होंगे, चाहे एस हो, एस डैश हो, चाहे और कोई सा भी इनर्शियल फ्रेम हो, उन सब में फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है, इनवेरिएंट रहता है सभी फ्रेम में। कि आप फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपका एम ए डैश, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ भी क्या होगा आपका, इनवेरिएंट रहेगा या नहीं रहेगा। इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा या नहीं रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इनवेरिएंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है आप बता सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो देन क्लियर है सबको। इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, अरे सेकंड तो रह गया, सेकंड लॉ क्लियर, कोई डाउट किसी को। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ का बताना है अपने को। न्यूटन्स कौन सा बताना है यहाँ पर अपने को, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहलाता है आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, F12 बराबर क्या होता है, माइनस F21।
यही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, F12 बराबर इक्वल्स टू माइनस F21। कहाँ ऊपर चला गया कि ज़्यादा? अब आ गया होगा मैडम, ठीक है। देन यहाँ इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि एवरी रिएक्शन के आपका एक किसी पार्टिकल पर आपने फोर्स लगाया, वो पार्टिकल भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में पलटकर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। कि एवरी रिएक्शन हैव ए आपका एवरी एक्शन हैव एन रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। कि आपने कोई एक्शन किया तो वो जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट पर किया है, जो चीज़ ऑब्जेक्ट पर आपने एक्शन किया है, वो ऑब्जेक्ट भी आप पर क्या लगाएगा? रिएक्शन करेगा, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है आपका? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या है आपका? न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ जो एक्शन और रिएक्शन है आपका हर इनर्शियल फ्रेम में, सभी इनर्शियल फ्रेम में क्या रहता है? इनवेरिएंट रहता है। ईच एंड एवरी इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ क्या रहता है आपका? इनवेरिएंट रहता है। तो देखो सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनवेरिएंस, न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? देन इस चैप्टर का ये फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया है? कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया है? यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी है? एक्सप्लेन कर दी है। क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर में? मैं उनको एक बार यहाँ आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ, लिख देता हूँ सामने। फर्स्ट चैप्टर में आपने सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम, आपने सबसे पहले पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया रेफरेंस फ्रेम, और फिर इसके टू टाइप्स कि आपका इनर्शियल फ्रेम, और इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम और दूसरा मैं आप लोगों को क्या स्टडी करवा चुका हूँ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। देन उसके बाद पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक क्या पढ़ाया था? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ाया था? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आपको टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट दोनों का कंबाइंड फॉर्म बता चुका हूं कि दोनों फ्रेम रेस्ट में हो, एक फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एक फ्रेम एस डैश फ्रेम है, एस के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड हो किसी फिक्स एंगल से, फिर आपका एंगल भी क्या हो रहा हो? टाइम के साथ चेंज कर रहा हो। ये सारी चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपका पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, आपका डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन, आपका वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, और आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। इसमें क्या क्या कि इसके कि मेन चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर कि इनवेरिएंस ऑफ टोटल एनर्जी, इनवेरिएंस ऑफ टोटल एनर्जी, इनवेरिएंस ऑफ मोमेंटम, इनवेरिएंस ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर, ये तो कर ही चुका हूँ। अब और साथ में लास्ट जो आपका यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर चुका हूँ? इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ क्या कर चुका हूँ मैं? एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ भी मैं क्या कर चुका हूँ? यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? ये अपना पूरा चैप्टर, पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट क्या हो गया है आपका? कंप्लीट हो गया है। पहले चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारी टॉपिक्स में आपको क्या करवा चुका हूँ? आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पर आपका एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर है? अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कोरियोलिस फोर्स।
जिसको अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? तो देन आज के लिए तो इतना ही करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में सीखेंगे। पहले सीखेंगे स्यूडो फोर्स क्या होता है, फिर हम जानेंगे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, फिर हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और कोरियोलिस फोर्स के क्या करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे। कोरियोलिस फोर्स के क्या करेंगे अपन यहाँ पर, एप्लीकेशंस करेंगे। क्लियर है? तो देन आज तो इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।